नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते यानी STV में। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह बिष्ट जी, जो कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल मवासू पट्टी के मूल निवासी हैं। लंबे समय से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले यूनियाई और यूनिवार्ता और फिर उसके बाद PTI और भाषा, उसकी जो हिंदी वाली एजेंसी है, उसमें ये आर्थिक मामलों की रिपोर्टिंग करते रहे। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और भाषा से ये न्यूज एडिटर रहे हैं। पार्लियामेंट भी कवर करते रहे। इस बार बिष्ट जी से यही मुख्य हमारा जो बातचीत का मुद्दा है वो ये है कि उत्तराखंड अब नवंबर में, जो कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, 9 नवंबर को 25वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बिष्ट जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इस समय आप उत्तराखंड को आर्थिक दृष्टि के मामले में कहाँ देखते हैं? क्योंकि अब 25वें साल में उत्तराखंड प्रवेश करने वाला है। 25 का मतलब है कि एक युवा जो होता है, एक नया जीवन गृहस्थी शुरू होती है, यानी मनुष्य की बात है। इन राज्य को आप कहाँ देखते हैं आर्थिक? लखेड़ा जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। 25 साल एक अहम पड़ाव होता है, चाहे आपका जीवन हो या किसी राज्य की बात हो। और उत्तराखंड में, अगर मैं उत्तराखंड के बजट की बात करूं, तो 2014-15 यानी 10 साल पहले 2014-15 में उत्तराखंड का बजट था 30,353 करोड़ रुपए का। 30,353 करोड़ रुपए। और अभी जो 2024-25 का बजट वहाँ पेश किया गया है राज्य में, वो करीब 70,000 करोड़ रुपए का। तो 10 साल में हम कहें तो इसमें दुगने से उसका आकार जो है वो उसका आकार बढ़ गया है। तो बजट बढ़ गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य में गतिविधियां तेज हुई हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उनका राजस्व भी बढ़ा होगा। जब आप खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कोई पूंजी उससे बनती है, और उस पूंजी बनने के बाद उसमें रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। आप यहाँ कहेंगे यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, ये बातें हर समय आपको सटीक लगेंगी। हाँ भाई, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ती है, उस गति से रोजगार कहाँ बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड को मैं जो समझता हूँ आज की तारीख में, कि उत्तराखंड में हो सकता है देहरादून अच्छा कर रहा है, ऋषिकेश अच्छा कर रहा है, हरिद्वार अच्छा कर रहा है, अल्मोड़ा नैनीताल भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ये तो मैदानी इलाकों से जुड़े हुए शहर हैं, तो यहाँ मैदान से इनका जुड़ाव है, इसलिए यहाँ गतिविधियाँ हैं और अच्छे पर्यटक स्थल भी हैं, धार्मिक स्थल भी हैं। लेकिन जो ऊपर गांव पहाड़ी जो इलाके हैं, वहाँ तक ये विकास की जो गति है वो कैसे पहुँचेगी, वहाँ कब लोग के बीच में गतिविधियाँ बढ़ेंगी, ये देखने की बात है। तो उत्तराखंड को जो सबसे बड़ी मूल बात जो देखने की, अभी मैं देख रहा था कि उत्तराखंड में अभी जो 23-24 में है, एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है, उसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 1.2% रही है। और उससे पिछले साल इसमें गिरावट आई है 4% की। नेगेटिव चले गया होगा। नेगेटिव। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़िया है, सर्विस सेक्टर में ठीक ठाक है, मतलब 8% 9% हो रहा है, सर्विस सेक्टर में 6-7% हो रहा है। और आपका जो दूसरे विनिर्माण गतिविधियां हैं, तो और सेक्टर में ठीक ठाक देखा जा रहा है। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जबकि उसके लिए उत्तराखंड को जाना जाता है कि ये कृषि राज्य है, इतना मतलब फैक्ट्री वगैरह तो इतनी वहाँ अभी बहुत मैदानी इलाकों में है, हरिद्वार में है, आपका उधम सिंह नगर में है, हल्द्वानी में है, लेकिन ऊपर का तो वही कृषि क्षेत्र ही है। तो मेरा ये मानना है कि कृषि क्षेत्र में राज्य जो है वो पिछड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आज की तारीख में। आप पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर्यटन में भी अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। तो बजट के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में विकास तो हुआ, कुछ तो हुआ ही है। तो यदि गांव खाली हो रहे हैं,
वहाँ पे जो कृषि वाला क्षेत्र है हम्म। वो नेगेटिव जा रहा है, जीडीपी उसकी बढ़ नहीं रही, तो उपाय क्या होने चाहिए? उपाय देखिए, सबसे बड़ी जो उपाय की बात है, मैं अपने व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा हूँ, मेरा भी गांव है, मैं गांव में पहले तो एक साल में एक आध बार जाता था, लेकिन अभी मैं 2 बार भी चला जाता हूँ, 3 बार भी चला जाता हूँ। गांव में जो लोग वहाँ स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, गांव के लोग, कुछ लोग एक आध ऐसे भी हैं जो पशुपालन विभाग में काम कर रहे हैं, जिनका वहीं से जुड़ा काम है, तो वो परिवार तो टिके हुए हैं। हालांकि उनके भी, वो भी अपने बच्चों को दिल्ली भेज देते हैं कि भाई जाओ वहाँ रहो, पढ़ाई करो, वहाँ नौकरी करो, बच्चा बड़ा हो रहा है, नौकरी हो करो। लेकिन वो मतलब उनका वहाँ पे एक तरह से घर है, जैसे एक परिवार का घर होना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ ड्यूटी जाते हैं, घर आते हैं, तो उन्होंने अपना सब व्यवस्था वहाँ कर रखी है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो गांव से निकल चुके हैं और जिनका बेस ज़्यादा शहरों में बन गया है, जिनके माता पिता उनको, बच्चों को यहाँ ले आए थे, अब माता पिता उनके रिटायर हो गए या चले गए हैं, अब वो यहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, उनके लिए गांव जाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। वो कैसे अपना बेस बदलें जब तक कि उनका कोई बच्चा या उनका कोई नाती उत्तराखंड में नौकरी नहीं लग जाता, किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कहीं लग जाए या देहरादून में ही चला जाए या कहीं चला जाए, तो तब वो धीरे धीरे सोच सकता है। क्योंकि एक लंबी कहानी है ये, पलायन एक साल के अंदर नहीं हुआ है, पलायन होने में कम से कम 20 साल लगे होंगे, 25 साल लगे होंगे। तो अब वही 20-25 साल वापस होने में भी लग सकते हैं। लोग सोच रहे हैं, चर्चा हो रही है, आप भी इस बारे में, आपका चैनल भी इस बारे में लगातार कोशिश करता है। तो ये चीज़ मुझे बताइए कि राज्य बना था, उसके जब हम दिल्ली में हम भी थे, आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसके 2-3 मुद्दे होते थे कि राज्य बनने से पलायन रुकेगा, इसके अलावा पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, शहरों से पलायन होगा। क्या इस कालखंड में जो 24 साल हो गए हैं, उसमें आपको जो लगता है कि क्या हुआ है? उसमें थोड़ा बदलाव जरूर आया है। गांव के बच्चे थे, पहले हम लोग नौकरी के लिए सीधा दिल्ली भागते थे, चंडीगढ़ भागते थे या मसूरी चले जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब गांव में जो जीवंत जैसे गांव पहले थे, उसको करने में जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और समय भी लगेगा। सबसे पहली बात तो जो गांव में हैं ऑलरेडी, उनको हम वहाँ रोकने में कामयाब हो जाए कि वो भी बच्चे 12वीं पास करके वहाँ से भागे नहीं। अगर वो 12वीं पास करने के बाद वहीं अपना कुछ आगे विजन देखते हैं, आगे अपना करियर देखते हैं, तो वो सरकार की सबसे बड़ी सफलता होगी। तो सरकार की कई योजनाएं, जैसे वो होम स्टे करती है, पर्यटन है, पर्यटन को आप क्या लेते हैं? मेरा तो ये मानना है कि हुड़दंगारी हिमाचल की तुलना में वहाँ अच्छा टूरिस्ट नहीं जाता, पैसा खर्च नहीं करता। इस पर आप क्या मानते हैं टूरिज्म का? मेरा ये मानना है कि अभी उत्तराखंड को जो हम जानते हैं टूरिस्ट के मतलब पर्यटन के हिसाब से, वो है 4 धाम यात्रा। जबकि तो धर्माटन है, लेकिन अब 4 धाम यात्रा में तो जिस तरह का हम देखते हैं, खबरें जैसी आती हैं, जो कुछ है, बहुत भीड़ भाड़ है। और जब वो अपने चरम पर होती है तो वहाँ जनता को संभालना, उनको पूरे अनुशासन के हिसाब से रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, कहीं जो है भूस्खलन हो गया, कहीं सड़क टूट गई, कहीं कुछ हो गया, सब अस्त व्यस्त सा हो जाता है। 4 धाम के अलावा बाकी जो मौसम में जो पर्यटन होता है, कि जैसे आप हमारा एक खिरसू मंडल है, ऊपर खिरसू में जाते हैं, वहाँ प्रकृति है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं, वहाँ सिर्फ प्रकृति है, हरियाली है, आप वहाँ जा सकते हो, तो वहाँ आपको अच्छा लगेगा। मैं एक पर्सनली जानता हूँ, मेरी रिश्तेदारी में, उनका जंगल के अंदर अकेला परिवार वो रहता है, गांव थोड़ा सा दूर है के, और वो जो है दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली में रहे, उनका बचपन दिल्ली में बीता है, लेकिन शादी के बाद वो गांव में जाके ऐसे फंसे कि वो गांव में ही रह गए। थोड़ा पर्यटन के मामले में सरकार को और सख्ती करनी चाहिए और उसमें नियम बनाने चाहिए कि भैया यहाँ शराब का ज़्यादा बोलबाला नहीं होना चाहिए, शराब का बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी थोड़ा सरकार सख्ती करे
देखे। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उत्तराखंड राज्य की, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गांव में यह है कि गांव के लोगों को प्रशासन जो है ना, लोगों को प्रशासन के पास ना जाना पड़े कि जी क्या योजनाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। प्रशासन उन तक पहुँचे, प्रेरित करे उनको आगे बढ़ाए कि भाई तुम ये करो, तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे मक्का की खेती करोगे तो ये मक्का वहाँ बिक सकता है। सिर्फ ये नहीं कि ब्लॉक लेवल पे कुछ हो गया, मतलब जिला स्तर की तो बात ही अलग है, ब्लॉक लेवल भी ढंग से लोगों को बताया नहीं जा रहा है। वहाँ भी मैं देखता हूँ ज़्यादातर राजनीति हो जाती है। प्रधान जी किसी एक गांव को देखते हैं, दूसरे गांव को छोड़ देते हैं। तो इस पूरे कालखंड में जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, जैसे दोनों पार्टियां रही, बीजेपी कांग्रेस, जी जी, तो ये सक्षम आप मानते हैं ठीक रही है या कैसी है होनी चाहिए? अब देखिए राजनीति तो यह है कि पार्टियां, लोगों की मजबूरी भी हो जाती है कि भैया एक ये है एक ये है, दोनों में से किसी को चुन लो। हम किसको चुने, लोगों की उसमें अपनी अपनी पसंद हो जाती है। बीजेपी और कांग्रेस ज़्यादातर तो इन्हीं का बोलबाला रहा है, कोई नई पार्टी खड़ी नहीं हो पाई है। अगर कोई लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी आनी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी आएगी तो ज़्यादा अच्छा करेगी। क्षेत्रीय पार्टी में भी कैसे लोग होंगे, क्या उनकी विचारधारा होगी, है ना, कितना वो क्षेत्रीय पार्टी अपने दमखम पे कर सकती है। कहीं इसका प्रयोग अच्छा भी रहा है, कहीं जो है असफल भी रहा है। अब उत्तराखंड क्रांति दल तो आज की तारीख में करीब ना, मतलब लोगों की जानकारी में नहीं है कि कौन नेता है कौन क्या है। तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तीसरा फ्रंट भी आ सकता है, हो सकता है, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तीसरी ताकत भी होनी चाहिए। हाँ जी, तीसरी ताकत भी आ जाए तो अच्छा है। लेकिन गाँव को जीवंत रखना इस सरकार की, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है कि कैसे वो सरकार गांव में फिर से चहल पहल कर सकती है, गांव में लोगों को रुकने के लिए उनकी इच्छा पैदा कर सकती है। क्योंकि लोगों की इच्छा ही नहीं है। लोग अरे चलो पढ़ने के लिए चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। आपने स्कूल, हर आदमी कहता है स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, क्या करेंगे। पहले लोग रहे या पहले अस्पताल खुले? अब अस्पताल वहाँ बना दिया, लोग हैं ही। गांव के बगल में स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूल तो हर गांव में आज की तारीख में पक्की स्कूलें खुली हुई हैं, बच्चे नहीं है पढ़ने वाले। मैं देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ स्कूलों में, जब भी गांव में जाता हूँ मैं स्कूलों में जाता हूँ। हमारी ढोंडखाल की स्कूल है, वहाँ पे हायर सेकेंडरी 12वीं तक की स्कूल है, 6ठी से 12वीं तक की बड़ी स्कूल है। वहाँ पे आज से 3 साल पहले 300 बच्चे थे और अभी मैं गया हूँ 144 बच्चे रहे। कई जगह 2-3 बच्चे प्राइमरी स्कूल में 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो ये कहना कि भाई गांव में कुछ नहीं है, ये सिर्फ, ये मैं आज की तारीख में सोचता हूँ ये सोच ठीक नहीं है। गांव में सरकार ने अपनी तरफ से स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा हैं, स्कूलों की कोई कमी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जी अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए, आपको जी टाई लगा के बच्चा जाएगा, अच्छी स्कूल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो उत्तराखंड की जो पुस्तकें हैं वो बहुत, उनमें पाठ्यक्रम बहुत अच्छे हैं और उनको पढ़ के भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। और अब तो मैंने सुना कि उत्तराखंड सरकार ने भी वहाँ बोला कि दूसरी तीसरी के बच्चों को, चौथी पाँचवीं के बच्चों को अंग्रेजी में भी, तीसरी से कुछ हाँ थोड़ा अंग्रेजी में भी सिखा। तो सरकार को कैसी वो कर सकती है, सरकार को थोड़ा ये देखना होगा कि जो पीढ़ी इस समय गांव में है वो कैसे रुक पाए, उसको वहाँ अवसर मिले, उसको वहाँ करियर के लिए रास्ता मिले, वही उनको रोजगार मिले। तब आने वाले 15-20 साल में उत्तराखंड के गांव जो हैं वो भी जो है आबाद हो सकते हैं। तो ये थे बिष्ट जी, और बिष्ट जी का मानना है कि गांव में रोजगार के साधन हो या जो भी हो, वहाँ पे एक कम से कम जीवन यापन के साधन सम होने चाहिए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और जल्दी आऊँगा उत्तराखंड और भी जो भी समाज है हमारे, उनके चाहे पत्रकार हों और भी एक सीरीज में आपके सामने लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और इंतजार कीजिए नई वीडियो का। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो
गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।